स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कमाल की बात कही है। स्वतंत्र होने का साहस करो, जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन के लिए ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसडी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की डिटेल से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यही बता दें कि वीडियो में हमने एक जीके बूस्टर भी ऐड किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को करंट अफेयर्स का नॉलेज तो होगा ही, साथ ही साथ दोस्तों इस जीके बूस्टर में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड एक जीके लेके आते हैं, जो कि आपका जीके भी कवर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि हाल ही में संसद में बजट पेश किया गया है 2022-23। तो दोस्तों, इसे किसने पेश किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, हमारी वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि संसद में 2022-23 में बजट पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। और अगर दोस्तों चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। संसद में दोस्तों कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? तो 2 बार दोस्तों, एक 2021 में और ये 2022 वाला 2 बार। तो 2 बार ऐसा हुआ है, और वो भी किसने बजट पेश किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण जी ने। अच्छा, बजट 2022 जो है तो किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो ये 2022 और 23 के लिए। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण और बिंदु को बताते हैं दोस्तों बजट से संबंधित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक प्रकार से। अच्छा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो बजट शब्द की जगह प्रयोग हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, और ये किस में है? तो ये भी अगला प्रश्न यही है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 112 में किया गया है। अच्छा, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये है हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में भी है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो RK षणमुखम शेट्टी साहब ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। बजट शब्द का क्या अर्थ होता है? आपको बता दें दोस्तों कि बजट एक फ्रेंच भाषा का शब्द होता है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले आप प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए और अपने मित्रों को भी बताइए दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। और हाँ दोस्तों, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न है आज का कि सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सेहत जो पहल है दोस्तों, ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, 1 फरवरी 2022 से रक्षा मंत्रालय ने सेवाएं, स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है। और इसका नाम क्या है? सेहत पहल। ठीक है दोस्तों, अब अच्छा सेहत पहल है तो ये सेहत पहल के बारे में आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, यह रक्षा मंत्रालय की सेना के तीनों अंगों की एक टेली कंसल्टेशन सेवा है, जिसे सभी पात्र सैन्य कर्मी और उनके परिवारों के लिए बनाया गया है। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 मई 2021 को सेहत का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि उनके घरों में जो मरीज हैं, उनके घरों को में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सेहत स्टे होम OPD ई संजीवनी की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित एक मुफ्त OPD सेवा पर आधारित है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये रही सेहत पहल। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, PR श्रीजेश। भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट
ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है दोस्तों, 2021 का। वह पुरस्कार जीतने वाले रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। दोस्तों यह जो होता है 17 देशों के कुल 24 एथलीटों को व्यक्तिगत या टीम के प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज कौन बना है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स दोस्तों भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज बन गई है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न चेन्नई सुपर किंग्स बन गया है। इसका मार्केट कैप कितना है? तो इसका मार्केट कैप है 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पहुंच गया है। अच्छा दोस्तों, ये यूनिकॉर्न क्या है? तो यूनिकॉर्न के बारे में आपको बताते हैं कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 मिलियन से ज़्यादा हो जाता है, और उन कंपनियों को फाइनेंशियल दुनिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कहते हैं। तो ये फ्रेंड आपको समझ में आ गया है ना यूनिकॉर्न क्या होता है? तो 1 मिलियन से ज़्यादा हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स का वैल्यूएशन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पहला भूवैज्ञानिक या जियो पार्क जो है तो ये मध्य प्रदेश जबलपुर में बनाया गया है। तो आइए इसके बारे में बताते हैं आपको डिटेल से। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। कहाँ बनेगा? जबलपुर के लम्हेटा में। दोस्तों क्योंकि प्रश्न कभी घुमा के अधिकतर पूछा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि जबलपुर के किस क्षेत्र में? तो लम्हेटा में। अच्छा, खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इसके लिए मंजूरी दी गई है। यह पार्क जो है दोस्तों 5 एकड़ ज़मीन पर 35 करोड़ के निवेश से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, क्या होता है जियो पार्क? ठीक, आइए इसके बारे में जानते हैं। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र होता है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। तो ये होता है जियो पार्क, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है एक बार और आपको बताते हैं कि सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण के लिए और उपयोग को उसके आगे बढ़ाता है, और यहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। चलिए आगे बढ़ते छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है कि 1 फरवरी 2022 को किस बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल ने। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, पिछले महीने ही दोस्तों वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। वर्ष 1978 में केवल सात है दोस्तों, ये सात के साथ जमीनी प्लेटफॉर्म के साथ एक असाधारण शुरुआत को लेकर वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में कुल 156 जहाज और 62 विमान हैं। वहीं 2000 अनुमान के मुताबिक 2025 तक इसके बेड़े में 200 जमीनी प्लेटफॉर्म और 80 विमान शामिल होने की भी संभावना है। दोस्तों विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तट की सुरक्षा और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु था दोस्तों, इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने किस पर? जीके बूस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों जीके बूस्टर की ओर बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दोस्तों कौन से देश से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे डूरंड रेखा। डूरंड रेखा दोस्तों भारत तो नहीं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान किसके बीच की रेखा है ये डूरंड रेखा? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की है। आगे बढ़ते हैं, रेखा का नाम है दोस्तों मैकमोहन, और इस जो रेखा है किसके मध्य है? तो ये भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। ठीक है, आगे अगली रेखा क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। वहीं अगला है क्या है? 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा दोस्तों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम से संबंधित है। ये है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, 17वीं समांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगली रेखा के बारे में जानते हैं
चौबीसवीं समांतर रेखा है, ये जो 24वीं समांतर रेखा है ये भी भारत पाकिस्तान है। रेड क्लिफ तो है ही, ध्यान रखिएगा। 24वीं जो समांतर रेखा है, रेड क्लिफ के अलावा एक रेखा कौन सी है? 24वीं समांतर रेखा, जो कि भारत पाकिस्तान के मध्य है। 38वीं समांतर रेखा है दोस्तों, ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में। 17वीं हमने क्या बताया था? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है ना। तो और 24वीं क्या बताया है? भारत पाकिस्तान। 38वीं ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49वीं समांतर रेखा दोस्तों, ये अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, ठीक। रेखा का नाम है हिंडनबर्ग। अगला है रेखा का नाम हिंडनबर्ग रेखा, और ये जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। जर्मनी पोलैंड, हिंडनबर्ग रेखा किसको? जर्मनी पोलैंड को। उसका बाद अगले क्या है? रेखा का नाम ओडरनॉस रेखा। ओडरनॉस रेखा जो है दोस्तों, तो जर्मनी और पोलैंड को, मतलब हिंडनबर्ग और ओडरनॉस, ये दो रेखाएं किसको है? जर्मनी पोलैंड को अलग करती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। रेखा का नाम है मैगिनॉट रेखा, और ये जो है जर्मनी और फ्रांस, मैगिनॉट कहाँ है कि है? जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। और सीज फ्राइड रेखा, ये भी जर्मनी फ्रांस, मैगिनॉट और सीज फ्राइड, ये दोनों जो रेखाएं दोस्तों जर्मनी और फ्रांस को अलग करती, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे क्या आगे, तो बस दोस्तों अब कल के प्रश्नों का अब हम रिवीजन करेंगे। दोस्तों कल के प्रश्नों का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज के प्रश्न के साथ आप पिछले प्रश्न भूलते जाएंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए हम कल के प्रश्नों का रिवीजन भी आपको कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, हाल ही में सिओमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये क्वेश्चन एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 संसद में पेश किया गया। इसमें 2022-23 के लिए कितनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है? तो 8.85 है दोस्तों। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने नाइपर अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया? तो मनसुख मांडविया, ठीक है, केंद्रीय रसायन मंत्री हैं। 5वां क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये है 30वां दोस्तों। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है उन्नति हुड्डा ने जीता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे दोस्तों आज के इतना ही। अब दोस्तों कल फिर से नए प्रश्नों के साथ नए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए दोस्तों। यहाँ करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी क्लास ली जाती है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अपने राय सुझाव हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से दीजिए। और हाँ दोस्तों, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद।